everyone, welcome to the channel. In this video, we will discuss queue applications and complexity. As in the previous video, we have discussed the basic introduction of queue data structure, its representation and operations of queue data structure. Okay, now we will start with the application part. So the first application we have is, it is used for serving request on a single shared resources. सिंगल शेयर्ड रिसोर्सेज, ये जो टर्म है क्यूज के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है प्रिंटर। अब जैसे कि हम सभी ने प्रिंटर यूज किया होता है, तो प्रिंटर के केस में क्या होता है, सपोज मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है एंड उस पीडीएफ फाइल में 5 पेजेस हैं। ओके, अगर हम उस पीडीएफ फाइल को प्रिंट कमांड देते हैं तो क्या होगा, जो फर्स्ट पेज होगा वो पहले प्रिंट आउट में हम लोगों को मिलेगा, उसके बाद जो पीडीएफ का सेकंड पेज होगा, सेकंड पेज पे हमें वो प्रिंट आउट मिलेगा। यानी कि ये फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को। ठीक है, सो प्रिंटर जो है जनरली हम बोल सकते हैं कि वो क्या करता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज सीपीयू टास्क शेड्यूलिंग। आई होप ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग जो टॉपिक है वो आप सभी ने पढ़ा होगा। वहां पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को बोला जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम। ठीक है, सो ये जो है सीपीयू को अगर हम लोग टास्क देते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, ये सीपीयू है एंड मैंने सीपीयू को 3 टास्क दिए, टास्क ए बी एंड सी। ओके, सो जो टास्क ए है वो टास्क कंप्लीट होने में टाइम लगाएगा 10 मिनट्स। ठीक है, टास्क बी का जो कंप्लीशन टाइम है वो हो सकता है 2 मिनट्स एंड इसका टाइम हो सकता है 2 मिनट्स। ओके, अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले टास्क ए को अगर सीपीयू में एंट्री मिलती है प्रोसेसिंग के लिए, तो क्या होगा, जब तक कि सीपीयू ये पूरा टास्क कंप्लीट ना कर ले, जब तक कि ये टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक क्या होंगे, बाकी दोनों जो प्रोसेसेस होंगे वो क्या करेंगे, वो वेट करेंगे। ओके, सो ऐसे ही होता है, चाहे फर्स्ट प्रोसेस में 10 मिनट्स लगने हो, चाहे 30 मिनट्स लगने हो। ठीक है, दूसरे प्रोसेसेस में 2 मिनट्स लगने हैं, बट फिर भी इन दोनों प्रोसेसेस को क्या होगा, एटलीस्ट 30 मिनट्स या एटलीस्ट 10 मिनट्स वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को अगर फॉलो करना है तो पहला जो प्रोसेस है जब तक वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, वो अगर प्रोसेस एनक्यू हुआ है, जब तक कि वो प्रोसेस जो है वो डीक्यू नहीं हो जाता, तब तक बाकी की जो प्रोसेसेस होंगे या बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे वो वेट करेंगे। ओके, सो ये होता है सीपीयू टास्क शेड्यूलिंग। So as in case of queue, as its name suggests, it is used whenever we need to manage a group of items, or we can say that group of objects in an order in which the first one coming in also gets out first, okay, while the others wait for their turn. This is basic definition of first in first out. So basic example is call center phone system. अब जैसे कॉल सेंटर, मान लीजिए ये जो है वो कॉल सेंटर पर्सन है। ओके, एंड यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि एक साथ क्या कर रहे हैं, इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड जो फर्स्ट क्लाइंट है उनका कॉल जो है वो कनेक्ट हो गया कॉल सेंटर पर्सन के साथ। सो पर्सन ए ने अगर 10 मिनट्स तक उनसे बात की है, वो 20 मिनट्स भी हो सकता है, कुछ भी टाइम हो सकता है। ठीक है, तो बाकी के जितने भी पर्सन हैं, जितने भी लोग क्यू में हैं, उन सबको क्या करना पड़ेगा, उन सबको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, यही यहाँ पे बोला गया है, इन रियल लाइफ सिनेरियो ऑल कॉल सेंटर फोन सिस्टम्स यूजेस क्यू टू होल्ड पीपल कॉलिंग देम इन एन ऑर्डर until a service representative is free। तो ये सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, जब तक ये फ्री नहीं हो जाते पर्सन ए से, तब तक तो जो नेक्स्ट पर्सन है पर्सन बी, उनसे उनका कनेक्शन नहीं जुड़ पाएगा। ओके, हैंडलिंग ऑफ इंटरप्ट इन रियल टाइम सिस्टम। सो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंटरप्ट्स क्या होते हैं। रियल टाइम सिस्टम में जो इंटरप्ट्स होते हैं, ये होते हैं, दीज इंटरप्ट्स आर द सिग्नल्स sent to CPU by external devices।
ओके ये कुछ सिग्नल्स होते हैं जो कि सीपीयू को भेजे जाते हैं बाय सम एक्सटर्नल डिवाइसेस। नॉर्मली ये जो डिवाइसेस होती हैं ये होती हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ओके सो क्यूज आर यूज्ड फॉर हैंडलिंग इंटरप्ट्स इन रियल लाइफ सिस्टम। द इंटरप्ट्स आर हैंडल इन द सेम ऑर्डर एज दे अराइव, यानी कि पहले जो इंटरप्ट एंटर हुआ था हमारा सीपीयू या हमारा सिस्टम क्या करेगा, उस इंटरप्ट को पहले सर्व करेगा, उसके बाद बाकी के इंटरप्ट्स पे फोकस किया जाएगा। Next point we have is queues are used as buffers in most of the applications like MP3, media players, etc. जैसे कि हम सभी को पता है सीडीज हमने देखी हैं, तो सीडीज में मान लीजिए कि 10 सॉन्ग्स हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट पोजीशन पे सॉन्ग होगा, जो सॉन्ग पहले सीडी में डाला जाएगा, जो सॉन्ग पहले सीडी में एनक्यू किया जाएगा, हमेशा वही सॉन्ग पहले प्ले होगा, ठीक है। सो जिस सीक्वेंस में सॉन्ग सीडी में ऐड किए जाएंगे उसी सीक्वेंस में वो क्या होंगे, प्ले होंगे। सो ये है एक एग्जाम्पल क्यू का। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्यूज आर यूज टू मेंटेन द प्ले लिस्ट, ठीक है। ये भी सीडीज की तरह ही वर्क करता है। अब जैसे यूट्यूब की प्ले लिस्ट होती है, उस प्ले लिस्ट को हम क्रिएट करते हैं, तो जो सॉन्ग पहले क्रिएट किया जाता है उस सॉन्ग को पहले ही प्ले करता है सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन अ रिसोर्स इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल कंज्यूमर्स। अब एक रिसोर्स है उसको यूज कर रहे हैं मल्टीपल लोग, ठीक है। सो वहां पे क्या होता है, क्यू यूज किया जाता है। अब जैसे हमने कॉल सेंटर की बात की थी, तो वहां पे एक ही क्या था, एक ही पर्सन था जो कि कॉल पे बात कर सकता था, एंड मल्टीपल क्लाइंट्स जो थे वो साइमल्टेनियसली इस पर्सन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, इनसे कनेक्शन की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। सो ये होते हैं क्यूज के बेस्ट एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल इट इंक्लूड सीपीयू शेड्यूलिंग एंड डिस्क शेड्यूलिंग। तो सीपीयू शेड्यूलिंग एंड डिस्क शेड्यूलिंग जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक टर्म्स हैं। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। सीपीयू शेड्यूलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग विच प्रोसेस विल ओन सीपीयू। कि बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, तो सभी प्रोसेसेस में से सबसे पहले जो है सीपीयू किस प्रोसेस को मिलेगा, विच प्रोसेस विल ओन सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन, वाइल जो बाकी की प्रोसेसेस हैं वो क्या करेंगी, वेट करती रहेंगी, ठीक है। वैसे ही डिस्क शेड्यूलिंग क्या होता है, डिस्क शेड्यूलिंग इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू शेड्यूल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट arriving for the disk. So disk scheduling is also known as input output scheduling. Okay. Next important application is queues are generally used in operating systems. So operating system में एक basic term होती है that is semaphores. So semaphores क्या होते हैं, semaphores are some integer variables. These are some integer variables that are used to solve critical section problem. Used to solve critical section problem by using two atomic operations. इसमें जो होते हैं वो two atomic operations ये यूज करता है. So first operation होता है wait and second operation होता है signal. ठीक है, तो यहाँ पे सेमाफोर्स कैसे यूज होते हैं. अब मान लीजिए कि एक पर्सन है, ठीक है, कॉल सेंटर का ही एग्जांपल लेते हैं, एंड मल्टीपल पीपल जो हैं उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये क्या बोल सकते हैं हम कि ये एक रिसोर्स है एंड मल्टीपल यूजर जो हैं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं एक साथ. तो क्या होगा, एक जो है वो तो यहाँ पे काम कर रहा है, उनके साथ तो इनका कनेक्शन हो चुका है, बाकी की जो डिवाइसेस है, बाकी के जो एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स हैं वो करेंगे वेट. ठीक है, तो ये हो गया वेट ऑपरेशन. सिग्नल क्या है, अब जैसे ही इनका टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट को ये सिग्नल मिल जाएगा कि अब जो है फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो चुका है, अब आपकी बारी है, ये वाला एलिमेंट एनक्यू हो जाएगा. ठीक है, सो इस तरह से सेमाफोर्स वर्क करते हैं. सेकेंड पॉइंट है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ. नेक्स्ट इज बफर फॉर डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड. अब बफर जो है, इंटरनेट या कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो बफर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. बफर इज एन एरिया, इट इज एन एरिया इन मेन मेमोरी that is used to store, it is used to store or hold the data temporarily.
ठीक है। मेन मेमोरी में डेटा को टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर किया जाता है, उसे बोला जाता है बफर। सो बफरिंग के केस में भी क्या होता है, हम लोग क्यू डेटा स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इन नेटवर्किंग। जैसे कि नेटवर्किंग में हम लोगों ने राउटर्स एंड स्विचेस डिस्कस किए थे। सो राउटर्स एंड स्विचेस क्या होते हैं, ये एक सेंट्रल डिवाइसेस होती हैं जिसके साथ क्या होता है, मल्टीपल क्लाइंट्स डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। अब मान लीजिए राउटर को सबसे पहले यूज करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी सिस्टम ए ने, तो राउटर क्या करेगा या फिर स्विच क्या करेगा, सबसे पहले इसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे जिस भी सिस्टम ने रिक्वेस्ट किया होगा उसकी रिक्वेस्ट को जो है प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरली हम सभी ने ये देखा भी है कि मेल क्यू। मेल क्यू क्या होता है, अब जैसे हम लोग मेल करते हैं, ठीक है, तो वहां पे मान लीजिए 2 वाले सेक्शन पे हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस लिखते हैं, ईमेल एड्रेस लिखते हैं जिसे भी हमने मेल करना हो। तो यहाँ पे हमारे पास पर्सन 3 है, ए बी एंड सी। तो सबसे पहले अगर मैं 2 में बी का ईमेल एड्रेस लिखती हूँ, उसके बाद सी का लिखती हूँ एंड उसके बाद ए का लिखती हूँ, तो ये क्या किया हमने, एक क्यू में ऐड कर दिए इन तीनों एड्रेसेस को। अब जिसका नाम सबसे पहले है, यानी कि ये वाला नेम जो है ये सबसे पहले एन क्यू किया है, तो सबसे पहले जो है इसी की रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मेल क्यू। Next is complexity. So we will discuss time complexity and space complexity. This particular slide is very important. ठीक है, एग्जाम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एंड वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, सो ये जो एक पर्टिकुलर स्लाइड आप लोगों को नजर आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अमाउंट ऑफ टाइम, it is the amount of time taken by an algorithm to run. अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक प्रोग्राम है, ठीक है, हम लोग कोई भी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखते हैं, तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम यूज करेगा वो होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, अब जैसे हम क्यूज की बात करते हैं, क्यू के केस में क्या होता है, हमें पता होता है कि एक एंड से वैल्यूज एन क्यू होनी है, दूसरे एंड से वैल्यूज डी क्यू होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है इंसर्शन एंड डिलीशन की हम बात कर रहे हैं। सो इंसर्शन एंड डिलीशन के केस में एवरेज केस टाइम एंड वर्स्ट केस टाइम 1 रहेगा, हमेशा थीटा 1 ही रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चारों वैल्यूज जो है वो थीटा 1 है, क्योंकि हमें पता है कि जो वैल्यू एन क्यू होगी वो बिल्कुल एंड में होगी एंड जो डी क्यू होगी वो बिल्कुल फ्रंट से डी क्यू होगी। ठीक है, सो इसलिए इसको याद रखना बहुत ईजी है कि यहाँ पे थीटा 1 वैल्यूज यूज होती हैं। अब बात करते हैं एक्सेस एंड सर्च ऑपरेशन की। सो एक्सेस, अगर हम लोग क्यू से किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, यानी कि किसी वैल्यू को यूज करना चाहते हैं, तो उसमें कितना टाइम जाएगा ये डिपेंड करता है साइज ऑफ क्यू पे। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास 100 लोग हैं, ठीक है, वी हैव 100 पीपल। सो उनमें से अगर हमें किसी को एक्सेस करना है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, तो उसमें तो जो है वो टाइम वो बहुत ज़्यादा लगेगा। वहीं अगर हमारे पास दूसरी तरफ सिर्फ 5 लोग हैं, ठीक है, तो उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो टाइम जो है वो काफ़ी कम लगेगा। तो वैसे ही एक्सेस करना है, अगर एक्सेस ऑपरेशन अगर क्यू में यूज करते हैं तो एवरेज केस एंड वर्स्ट केस रहेगा थीटा एन। थीटा एन का मतलब है यहाँ पे कि ये डिपेंड करता है साइज ऑफ क्यू पे। ठीक है, वैसे ही अगर हमें सर्च करना है तो भी एन यूज होगा, क्योंकि ये फिर से डिपेंड करता है साइज ऑफ क्यू पे। ओके, सो ये जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज वर्स्ट केस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंट योर कोड इज इन टर्म ऑफ मेमोरी यूज्ड, इन टर्म ऑफ मेमोरी यूज। ठीक है, स्पेस का मतलब ही होता है मेमोरी। अब जैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, मान लीजिए कि एक प्रोग्राम में जो लाइन ऑफ कोड है वो है 40,000 एंड वहीं पे दूसरा प्रोग्राम है जिसमें लाइन ऑफ कोड है 80,000। ठीक है, सो ये वाला प्रोग्राम ए है एंड ये वाला प्रोग्राम बी है।
इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा एंड टाइम कम लगेगा एंड स्पेस भी जो है वो कम यूज़ होगा, ठीक है। वैसे ही दूसरे केस में क्या होगा, यहाँ पे इसकी लाइन ऑफ कोड ज़्यादा है तो इसमें भी स्पेस या मेमोरी जो है वो ज़्यादा यूज़ होगी, ठीक है। सो इसीलिए हमेशा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के केस में क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है थीटा एन डिपेंड करता है लाइन ऑफ कोड पे कि हमारा प्रोग्राम जो है उसका साइज कितना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर. I hope you understand each and every point. Thank you so much for watching this video.